मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची की तस्वीर दूर के पैकेट पर देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि बच्ची कई दिनों से गायब है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाती है जहाँ रात के समय हॉरल नाम का आदमी कॉफी पी रहा होता है। फिर कुछ देर बाद उसके सामने वाली कुर्सी पर बेंजामिन नाम का शख्स आकर बैठ जाता है। वो हैरल्ड से सवाल करता है कि तुम्हारे सूटकेस में क्या है, जिस पर हैरल्ड हैरान होकर उसे देखने लगता है। जिस पर अब बेंजामिन अपने सवाल को जारी रखते हुए कहता है कि तुम हमेशा अपने साथ इस सूटकेस को रखते हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम कुछ बेचते होगे। आखिर तुम क्या बेचते हो? अब उसके सवाल को जवाब देते हुए हैरल्ड बताता है कि मैं एक सेल्समैन हूँ जो अलग अलग रेस्टोरेंट को उनकी जरूरत का सामान बेचता हूँ। तब बेंजामिन उससे और सवाल पूछते हुए कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीर दिखाता है जिसमें कुछ महिलाओं और बच्चों की लाशें थी। इन तस्वीरों को देखकर हैरल्ड समझ जाता है कि बेंजामिन कोई सनकी है, इसलिए उसकी बातों का जवाब ना देकर उस रेस्टोरेंट से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। इधर हैरल्ड की कार के पीछे एक और कार लग जाती है जिससे उसे लगता है कि बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो कार आगे निकल जाती है जिससे हैरल्ड की जान में जान आती है। पर तभी हैरल्ड को कार के पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होता है जो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन ही था। अब उसे इस तरह अपनी कार में देखकर हैरल्ड बुरी तरह से डरते हुए उसे कुछ पैसे देने की बात कहता है, लेकिन बेंजामिन को पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो हैरल्ड को शहर से बाहर निकलकर गाड़ी रोकने को कहता है। और अब ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें थॉमस मैकॉली नाम का FBI ऑफिसर दिखाया जाता है जिसे हाल ही में डेलिस से ट्रांसफर करके न्यू मैक्सिको में भेजा गया था। यहाँ थॉमस बाकी लोगों को अपना नाम टॉम बताता है जो उसका निकनेम है, इसलिए हम भी थॉमस को टॉम ही कहेंगे। फिर कुछ देर बाद एजेंट कैटी टॉम से बताती है कि तुम्हारे लिए फैक्स आया है। वहीं फैक्स को चेक करने पर उसमें कुछ गुमशुदा लोगों की तस्वीर मिलती है और उन तस्वीरों के साथ एक लैंडलाइन नंबर भी था जिस पर टॉम के द्वारा कॉल करने पर वो नंबर कनेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई अनजान शख्स टॉम पर नजर रखा हो। तभी टॉम के सीनियर ऑफिसर आकर उसे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि शहर के बाहर किसी ने बड़ी बेरहमी से एक आदमी का खून कर दिया था। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि जिस आदमी का खून हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि हैरल्ड ही था जिसे शायद बेंजामिन ने मारा होगा। इधर टॉम को हैरल्ड के चेहरे पर एक कागज रखा हुआ मिलता है और उस कागज में एक नक्शा बना हुआ था। जिस कागज को हटाने पर टॉम देखता है कि हत्यारे ने हैरल्ड के आंख के पलके काट ली होती है। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन कुछ नंबर्स लिख रहा होता है जिसके बाद वो कुछ तस्वीरों को एक लिफाफे में डालकर टॉम के लिए पोस्ट कर देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि FBI ऑफिस में जो फैक्स आया था वो फैक्स भी बेंजामिन ने ही भेजा था। अब सीन शिफ्ट होकर उसी रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ जाती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ टॉम के सीनियर ऑफिसर उसे एजेंट फ्रैंक से मिलवाते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जिस पर अब सीनियर ऑफिसर कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ क्योंकि अब तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कराने में मुझे समय नहीं लगेगा, इसलिए अब इस केस के मुद्दे पर आते हैं। जिस पर फ्रैंक बताती कि कार के पिछले सीट से हमें कातिल के जूतों के निशान मिले और ऐसा कहकर वो कुछ तस्वीर दिखाती है, जिसके बाद टॉम बताता है कि कातिल ने जानबूझकर हैरल्ड को शहर के बॉर्डर पर मारा है ताकि ये केस पुलिस को ना मिलकर FBI को मिले, यानी कि वो हमें चुनौती दे रहा है। फिर वो लोग उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों से कुछ सवाल करते जैसे हैरल्ड की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, पर उनके सवाल के जवाब में सभी लोग हैरल्ड को बहुत अच्छा इंसान बताते हैं जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तब फ्रैन एक महिला से सवाल करती है कि हैरल्ड जिस आदमी से आखिरी बार मिला था क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकती है। इस पर वो महिला कहती है कि उस आदमी को तो मैंने पहली बार इस रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन जिस दिन वो शख्स यहाँ आया था उसी दिन से हमारे पार्किंग में एक कार खड़ी है जिसे आप चाहो तो देख सकते हो। जिस पर अब टॉम और फ्रैन उस कार को देखने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ रास्ते में उन दोनों की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि टॉम और फ्रैंक कपल हुआ करते थे, लेकिन आज इतने दिनों के बाद मिलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते और इसी झगड़े के दौरान टॉम उस कार की डिग्गी खोल देता है जिसमें से उसे एक आदमी की लाश मिलती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस आदमी की आंखों की पलकी भी काट ली गई थी, यानी कि इसे और हैरल्ड को मारने वाला कातिल एक ही है। वहीं इस आदमी के पेट पर चाकू से ठीक वैसा ही निशान बनाया गया था जैसा निशान हैरल्ड की लाश के पास से मिले कागज पर बना था। अब दूसरे दिन हमें हैरल्ड के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग हैरल्ड की मौत पर उसे श्रद्धांजलि देने आए थे। जिन्हीं लोगों में बेंजामिन भी होता है जो हैरल्ड की पत्नी को एक लिफाफा देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद हैरल्ड की पत्नी उस लिफाफे को खोलकर देखती है जहाँ उस लिफाफे के अंदर हैरल्ड का स्केच बना हुआ था और साथ ही साथ ये लिखा था कि ईश्वर बहुत ही अद्भुत तरीकों से काम किया करते, यानी कि एक तरह से वो हैरल्ड की मौत को जायज ठहरा रहा था।
जिसके बाद हम दो छोटे लड़कों को साइकिल चलाता हुआ देखते जिनके पीछे से एक बड़ा ट्रक आ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अब हम एक साइकिल को जमीन पर पड़ा देखते जिसके तुरंत बाद उस लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दिखाई जाती है, यानी कि ट्रक वाले ने उन दोनों लड़कों में से एक को अगवा कर लिया होता है। दूसरी तरफ टॉम और फैन किसी डैनियल डीसन के घर जाते हैं क्योंकि जिस कार से वो लाश मिली थी वो कार डैनियल की ही थी। वहां जाने पर वो लोग देखते हैं कि इस घर में बहुत से लोग किराए पर रहा करते हैं। फिर ऊपर के कमरे पर टॉम को फर्श पर वैसे ही निशान बने मिलते जैसा उस आदमी के पीठ पर और हैलेट की लाश के पास मिला था। वहीं इस घर का ओनर टॉम को बताता है कि इस कमरे में बेंजामिन रहा करता था और अब इस कमरे की अच्छी सी तलाशी लेने पर टॉम को न्यूज़पेपर्स के कटआउट मिलते जिन सभी कटआउट्स में एजेंट थॉमस यानी कि टॉम की भी खबर थी, जिसका मतलब ये कि बेंजामिन बहुत दिनों से टॉम पर नजर बनाए हुए और इसीलिए वो टॉम को फैक्स भेजा करता था। इधर इन न्यूज़पेपर से हमें ये पता चलता है कि एजेंट टॉम को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने स्टार्की नाम के अपराधी के केस में गलती से कुछ गड़बड़ियां कर दी थी। आगे हम टॉम के द्वारा की गई गड़बड़ियों की झलक देखते। दरअसल स्टार्की ने एक महिला को अगवा कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ बुरा कर पाता वहाँ टॉम पहुंच जाता है जो स्टार्की को बुरी तरह पीटकर उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर पुलिस के पास ले जा रहा था। लेकिन न्यू मैक्सिको की बॉर्डर पर पुलिस ने टॉम को ये अपराधी समझकर पकड़ लिया क्योंकि उसके कार की डिग्गी में स्टार्की के मिलने से पुलिस को अब ये लगा कि टॉम ने उसे अगवा किया है। दूसरी तरफ बेंजामिन दूर कहीं बैठकर टॉम को देख पा रहा था जिससे हम ये समझ पाते कि वो एक साइकिक है। जिसके बाद हम एक बार को देखते हैं जहाँ लोरेटा नाम की खूबसूरत लड़की बारटेंडर से एक पैक बनाने को कहती है, लेकिन वो बारटेंडर उससे उसकी आईडी का मांग करता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि लोरेटा की उम्र 18 साल से कम तो नहीं है, जिस पर लोरेटा बताती है कि उसकी आईडी कार में ही है, इसलिए वो अपनी आईडी लेने के लिए बाहर जाती है। अब उसी बार में स्टार्की भी होता है जो लोरेटा के पीछे खुद भी बाहर चला आता है। बाहर अब मौका मिलते ही वो लोरेटा को अपनी कार में डालकर उसे एक वीरान जगह ले जाता है ताकि वो उसका गलत फायदा उठा सके। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि सही समय पर बेंजामिन वहां आकर स्टार्की की हत्या करके उसकी आंखों की पलकें काट देता है, जिसका मतलब यह है कि बेंजामिन ने पिछले 2 हत्याएं भी की थी। वहीं कुछ ही देर में पुलिस के साथ साथ फैन और टॉम भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ टॉम देखता है कि स्टार्की के सीने पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना है जैसा पिछले आदमी की लाश के पीठ पर बना था। फिर अगले दिन टॉम और फैन को अपने सीनियर ऑफिसर से ये पता चलता है कि बेंजामिन एक FBI एजेंट था और अब उनकी बातों के दौरान कैटी वहाँ आकर टॉम को बेंजामिन के प्रोफेसर के बारे में बताती है। इसलिए टॉम अगले दिन प्रोफेसर से मिलने जाता है। वो प्रोफेसर से उन निशानों के बारे में पूछता है जो निशान उसे हर एक लाश के पास ही मिले थे। इस पर प्रोफेसर बताते हैं कि बेंजामिन इस निशान को सस्पेक्ट 0 कहा करता था, जहाँ आगे वो ये भी बताते हैं कि बेंजामिन का ये मानना था कि दुनिया में ऐसे सीरियल किलर्स भी है जो अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करते, यानी कि वो हर एक कत्ल अलग तरीके से करते और ऐसा करने से वो कभी पकड़े भी नहीं जाते और उन्हीं किलर्स को बेंजामिन सस्पेक्ट 0 कहा करता था। इसके अब अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को 2 बच्चों के साथ बॉल से खेलते हुए देखते और तभी एक ट्रक उनके पास आकर रुकती है। जीसी सीन के ठीक बाद उस बच्ची के गुमशुदा होने की खबर टॉम के फैक्स में आती है। अब आगे हम उस ट्रक को अलग अलग जगहों पर जाता देखते जीसी के साथ बहुत सारे बच्चों के गुमशुदा होने का फैक्स FBI वालों को मिलता है, जिनमें से कुछ बच्चों की लाशें भी पुलिस को मिली थी। यानी कोई सीरियल किलर ऐसा तो है जिसे हम सस्पेक्ट 0 कह सकते हैं। अब इसके बाद हम टॉम को हैरल्ड के घर पर उसकी पत्नी से पूछताछ करता देखते हैं, जहाँ हैरल्ड की पत्नी के घर से निकलते ही वो चुपचाप उसके घर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन टॉम को ऐसा करता देख एक महिला पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वहीं टॉम हैरल्ड के घर की एटिक में पहुंच चुका होता है, जबकि घर के बाहर पुलिस भी आ गई थी, जिनमें से 2 पुलिस वाले बड़े सावधानी से उस घर में प्रवेश करते, जबकि इस तरफ टॉम को एटिक में रखे एक बक्से में इंसानी चेहरे का मास्क मिलता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि हैरल्ड कोई अच्छा आदमी नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर था। इसी बीच वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिनसे टॉम बताता है कि मैं FBI से हूँ और मुझे ये सबूत मिले। इसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि हैरल्ड के सामान से 21 टीनेजर्स की शिनाख्त हुई है, जिसका मतलब ये कि उसने 21 लोगों की हत्या की थी। आगे FBI उस आदमी के घर की जाँच करती है जिस आदमी की लाश कार के डिग्गी से मिली थी, जिसके घर की जांच करने पर उसके लॉन से 9 बच्चों की लाशें मिलती है, जिनमें से ज्यादातर लड़के होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि आखिर बेंजामिन ने उन्हें मारने के बाद वो अजीब सा सस्पेक्ट 0 का निशान क्यों बनाया, क्योंकि जितनों को भी उसने मारा वो सभी ऐसे सीरियल किलर थे जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, क्योंकि वो बिना किसी खास पैटर्न के कत्ल किया करते थे। वहीं सबके बाद टॉम वापस से डैनियल के घर जाता है, जहाँ बेंजामिन के कमरे में एक वीडियो कॉल चल रही थी,
जिसमें प्रोजेक्ट एकारस के बारे में बताया जा रहा था, जिसके तहत उन एजेंट्स को चुना जाता था जिनमें थोड़ी बहुत भी साइकिक एबिलिटी होती थी, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया जाता था ताकि वो दूर बैठकर ही क्रिमिनल्स के बारे में जान सके। अब ये देखकर टॉम समझ जाता है कि बेंजामिन उन कातिलों के पीछे पड़ा है जिन्होंने मासूम बच्चों और टीनेजर्स की जान ली है। इस तरह बेंजामिन को हम उसकी साइकिक एबिलिटी का प्रयोग करके एक बच्चे की ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं, जहाँ वो बच्चा झूल रहा होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी बच्चे की ओर मुड़ जाती है जिसे हम सच में झूला झूलता देखते हैं। आप देखते ही देखते वो बच्चा झूले से गायब हो जाता है, जो देखकर उसकी माँ उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस बच्चे को एक ट्रक वाले ने अगवा कर लिया होता है। इधर टॉम अपने सीनियर को सारी बात बता देता है, लेकिन उसके सीनियर को साइकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो टॉम की बात ना मानते हुए उसे आराम करने के लिए कहते हैं। जिस पर अब टॉम जब अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा ही रहा होता है तो उसे एक बड़े से ट्रक में एक बच्चा नजर आता है जो काफी मायूस दिख रहा था। अब उसे देखकर टॉम को शक होता है कि शायद उस बच्चे का अपहरण हुआ है, इसलिए उस ट्रक का पीछा करते हुए एक मेले में जा पहुंचता है, जहां टॉम देखता है कि वो ट्रक ड्राइवर तो उस बच्चे का पिता है, यानी कि उसने बेकार ही उस पर शक किया। वहीं टॉम घर जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ता है वैसे ही बेंजामिन उसे बंदूक की नोक पर अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां बेंजामिन टॉम को उन लोगों के बारे में बताता है जिन्हें सीरियल किलर्स ने बुरी तरह तड़पा कर मारा होता है। जिसके बाद वो टॉम को लेकर एक घर के पास जाता है और ये घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे बेंजामिन ने बहुत ही पहले अपने ड्राइंग में बनाया था। दरअसल ये घर उसी ट्रक वाले सीरियल किलर का होता है जिसने झूला झूल रहे बच्चे का अपहरण किया था, और उसके घर के बाहर बहुत से बच्चों की कब्र भी होती है। यहाँ बेंजामिन जिसने टॉम के हाथ पर हथकड़ी लगाई होती है वो उसका हार खोलकर उसे एक बंदूक दे देता है ताकि टॉम उस सीरियल किलर के आने पर उसे खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद वो सीरियल किलर अपनी ट्रक लेकर वहाँ आता है, लेकिन जैसे उसकी नजर बेंजामिन और टॉम पर पड़ती है वो अपनी ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इस पर अब टॉम और बेंजामिन अपने कार से उसका पीछा करते हैं और रास्ते में टॉम फ्रैंक को अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। आप कुछ दूर जाने पर उनकी कार और उस सीरियल किलर की ट्रक ये दोनों ही पलट जाती है, जिस कारण वो किलर ट्रक से निकलकर भागने लगता है और टॉम अब उसका पीछा करते हुए पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचता है, जहां उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें टॉम उस किलर के सिर पर पत्थर मारकर उसे जान से मार देता है। वहीं अब तक फ्रैंक भी वहां पहुंचकर ट्रक में से उस बच्चे को निकाल लेती है, जिसके बाद बेंजामिन टॉम से विनती करते हुए उसे गोली मारने को कहता है, लेकिन टॉम बेंजामिन को नहीं मारता, जिस पर अब बेंजामिन टॉम के ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, जो देखकर फ्रैंक बेंजामिन पर गोली चला देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल बेंजामिन को लगातार उन लोगों के दृश्य दिखाया करते थे जिन्हें भी उन सीरियल किलर्स ने मारा था, और ये सब देखकर वो बुरी तरह से पागल हो रहा था, इसलिए उसने खुद को टॉम से मरवाना चाहा, लेकिन टॉम के ऐसा ना करने पर वो टॉम की तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगा, जो देखकर फ्रैंक ने बचाव में उसे गोली मार दिया। अब मूवी के आखिरी सीन में हम टॉम और फ्रैंक को बेंजामिन की लाश के पास देखते हैं, और अब सीन शिफ्ट होकर हमें उन दोनों की ड्राइंग दिखाई जाती है, जिस ड्राइंग को बेंजामिन ने बनाया था, यानी कि उसे ये बात पहले से ही पता थी कि फ्रैंक उसे गोली मारेगी। और अब इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।